चलिए फिर आए हैं 20 क्वेश्चंस के पूरे सेट के साथ। तो पहले सेट को बना के देखना है कि इस सेट में से कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो इसका चाहिए तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बताइए कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और जहाँ इच्छा करे वहाँ पॉज करके देख लीजिए कि आपको कितना आता है। ये बेसिक्स है और ये सब सारे चीज़ जो है ना जो उठाई गई है वो NCERT से ही उठाई गई है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में उठाई गई है, सबसे आसान फॉर्म में। इसको चाहें तो इसको कॉम्प्लेक्स भी कर दें, तो ये फाउंडेशन में इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेगी फाउंडेशन से जब हम अलग हटेंगे तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे और भी कई तरह के प्रश्नों को कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो सबसे पहले आसान तरीके से सीखेंगे, फिर इसके बाद उसके डायमेंशंस में कितने प्रश्न घूमेंगे हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक है? पिच किसका अधिक है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो सकता है दोनों का एक ही है। अगला उत्तर हो सकता है कि पता नहीं किया जा सकता। तीसरा उत्तर हो सकता है जो शेर की, चौथा उत्तर हो सकता है मच्छर की। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर में कि वो किस तरह का ऑप्शन देता है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज हम लोग देखते हैं, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक है? तो मच्छर का। ठीक है, किसका अधिक है? मच्छर का। पिच किसका ज़्यादा है? तो मच्छर का पिच ज़्यादा है। तो मच्छर की जो भनभनाहट है ना वो ज़्यादा पिच उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखें कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? एकदम बहुत अच्छा सा सवाल है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना वो 1773 ईस्वी में पास किया गया था। 1773 ईस्वी में। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट और बाकी एक्ट क्यों पास किए जाते थे, क्या कारण था, कैसे कारण था, उसके ऊपर मैंने सेपरेट क्लास ले रखी है। मैं दोबारा से अच्छे तरीके से फिर रिकॉर्ड करूँगा उन क्लासेस को और इम्प्रूव करूँगा। जो नई चीज़ें आई है उसको और पुरानी क्लास को हटा दूँगा। भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व तो क्या कहलाते हैं? तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, रासायन में क्या बोलते हैं इनको? अपरूप। ये कहलाते हैं अपरूप। ठीक है, जैसे भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपरूप। जैसे हीरा और कोयले में बहुत का फर्क है, तो ये लेकिन दोनों का जो रासायनिक कॉम्बिनेशन है वो एक ही है। तो कोयला जो है वो अपरूप है हीरे का। अगला प्रश्न देखिए, होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग बहुत अच्छा प्रश्न है। चौथा नंबर का प्रश्न, 2 लोगों ने शुरू किया था, तो आप बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। होम रूल लीग जो है ना बाल गंगाधर तिलक ने भी शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने भी और एनी बेसेंट ने भी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो क्या है ना कि वो कई बार उत्तर पे डिपेंड करेगा। BPSC है या कई एग्जामिनेशन जो है ये नाम दे देगी और ये नाम नहीं देगी क्योंकि इनका नाम ज़्यादा फेमस है। तो इस हिसाब से ये मामला जो है कई बार जो है उलझ जाता है। या 2 नाम दे देंगे ऊपर नीचे तो दोनों ही थे तो उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर अमर सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए इनको मिला था कल्याण अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसको हिंदी में बोलेंगे कल्याण अर्थशास्त्र। कल्याण अर्थशास्त्र, इस पे मिला था इनको। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एकदम अच्छा से बताया गया प्रश्न है। तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन भारत के अंदर की बात करें कि भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो यह है गंगा का। ठीक है, विश्व का अगर भारत के हो सकता है, और भारत में किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? तो उसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र को ले सकते थे।
विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था इसके बारे में। कार्बन मुक्त वो था न्यू कैसल। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो इस हिसाब से देखना है। जनगणना महानिबंधक सेंसस रजिस्ट्रार जनरल पद का किस वर्ष सृजन किया गया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 8वां नंबर का प्रश्न देखिए, किस वर्ष किया गया था? तो देखिए ये जो है इसका जो किया गया था जनगणना महानिबंधक यानी सेंसस रजिस्टर्ड जनरल का पद, ये बहुत पहले से था। अंग्रेज जो थे ना, उन्होंने जनगणना बहुत पहले 1872 में ही मेयो के समय में ही शुरू कर दी थी उन्होंने जनगणना। तो भारत जब आज़ाद हुआ ना 1947 में, तो 1949 में ही इनका ये पद जो है भारतीय ने अपने हिसाब से बना दिया। तो भारत जैसे ही आज़ाद हुआ 1947 में, भारतीय लोग अपनी संस्थाएं बनाने को लेकर के बहुत एक्टिव हो गए और बनाने लग गए। नासिक के जैक्सन हत्याकांड का प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी, कौन था? 9वां नंबर का क्वेश्चन बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत बार आएंगे, है ना। नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई? क्योंकि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, अब बिहार के कई एग्जामिनेशंस में आ रहा है लगातार। कन्हेरे नाम था उनका, कन्हेरे, थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोर डालें, पूरा नाम उनका था अनंत अनंत कन्हेरे। उम्मीद है नाम सुना होगा आपने। जब भी हिस्ट्री पढ़िएगा ना, तो ये ऐसे नाम बिल्कुल उछल के सामने आएंगे। ऐसे महान लोग को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि हमारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य, उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा की गई है कि हमें अपने दिलों में अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए कि किसका काम, जो महान लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों का काम था उसको। असगरी बाई किस क्षेत्र से संबद्ध थी? असगरी बाई किस क्षेत्र से संबद्ध थी? 10वां नंबर का प्रश्न देखना है। तो असगरी बाई जो थी ना, वो ध्रुपद गायिका थी, ध्रुपद गायकी से संबद्ध थी। ध्रुपद गायकी, इससे ये अच्छा सेंटेंस होगा, ये सही होगा। ध्रुपद गायकी से संबद्ध थी। वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? बहुत अच्छा है। देखिए तो जीन के द्वारा तय होता है, ठीक है। वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? जीन के द्वारा। किसके द्वारा तय होता है? जीन के द्वारा। चलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं इस पन्ना को पलट दूंगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए फिर से वापस से आ गए हम लोग। तो 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं पहले। 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का सामग्री बनाया गया था? तो ये 1857 का विद्रोह खत्म हुआ और 1858 में इनको जो है बना दिया गया, ठीक है। तो भारत की सामग्री कब बन गई महारानी विक्टोरिया? 1858 में। अगला देखिए कि 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 30 नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री पर ध्वनि में 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ठीक है, वायु में 0 डिग्री पर 331 से लेके 332 मीटर सेकंड के करीब इसकी चाल होती है ना। 332, 331, ये थोड़ा बहुत वेरी करता है ये, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर किसी को एग्जैक्ट डेटा अगर मालूम हो, एकदम एग्जैक्ट डेटा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि अब एग्ज़ाम जो हो रहे हैं कई सारे, उसमें ना दे देंगे 330, 331, 332, तो यहाँ पर मामला फंस सकता है। तो इसलिए एकदम एग्जैक्ट डेटा अगर पता हो तो वो ज़रूर बताइएगा। तो 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? तो 331 मीटर सेकेंड, ये नॉर्मल है। एकदम एग्जैक्ट डेटा पता हो तो बताइए। किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है बताइए। तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। ये हैं भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबद्ध थी? विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबद्ध थी? तो ये विंध्यवासिनी जो है ना, ये भी लोक गायिका ही थी। ये
लोक गायिका ही थी। आप एक बार याद करिए, इसका नाम और सुना है हमने, तो क्या लिखेंगे? विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंध थी? लोकगीत गायिका। किस क्षेत्र से? लोकगीत गायिका। लोकगीत गायिका कौन क्या थी? लोकगीत गायिका। ठीक है, आगे देखें। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन हैं? वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन हैं, ये बताना है। एकदम सिंपल है। तो देखिए, बुध ग्रह का और शुक्र ग्रह का। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, दोनों ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब एकदम आसान सा सवाल, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। ठीक है, किसने की थी? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, एकदम देखिए इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब बताइए प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? आराम से पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। देखिए, ये थे R.A. गोपालस्वामी। R.A. गोपालस्वामी, गोपाल स्वामी लिख देता हूँ मैं, R.A. गोपालस्वामी। ठीक है, ये क्या थे? प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? बढ़िया प्रश्न है, ये सबको पता होना चाहिए, सभी को, क्योंकि बहुत सारे लोग इस यूनिवर्सिटी से किसी न किसी रूप से संबद्ध भी रहे हैं। तो चलिए, पूरा बोर्ड दिखा रहा होगा। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916 में। ठीक है, कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। एकदम भूलना नहीं है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? ये सब ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमेशा आते हैं। भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भानु भारतीय किस क्षेत्र से संबद्ध है? अब ऐसे प्रश्न जो है ना, कई बार जो है पहले बराबर पूछे जाते थे। तो ये थे रंगशाला, यानी थिएटर से थे। रंगशाला, इनको रंगशाला लिख देता हूँ मैं खाली। ठीक है, तो ये ना थिएटर से संबद्ध थे। भानु भारतीय किस क्षेत्र से थे? तो ये थिएटर से संबद्ध थे। तो ये हमने लिया है 20 क्वेश्चंस का पूरा सेट। मैं थोड़ा हट जाता हूँ और यहाँ आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो अपने तरीके से लिख ले, और बार बार इसको ना थोड़ा सा ढंग से लिखिए, पढ़िए। अभी क्या कुछ घटनाएं हो गई थी जिसके कारण मेरा ये हाथ थोड़ा सा परेशान करता है ज़्यादा ही, काफ़ी दिनों से। तो हाथ ऊपर करके लिखने उखने में थोड़ी ट्रबल आती है, लेकिन मैं एक्सरसाइज और बाकी चीज़ों से मैं सबको ठीक कर लूँगा। देखिए, छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है और ये जीवन का हिस्सा है, इसको लेकर के रुका नहीं जा सकता है। तो मैं भी 1-2 बार बाइक से गिर गया, एक बार एक बच्चे को बचाने के चक्कर में, और दूसरी बार जब मैंने स्टैंड, मुझे लगा था कि मैंने लगा दिया है, लेकिन मैंने वास्तव में स्टैंड लगाया नहीं था, तो उस दौरान मैं गिर गया था। तो ये थोड़ी सी समस्या रही। और बाकी मैं सुबह से शाम तक काफ़ी व्यस्त रहता हूँ बहुत सारे कामों में, स्पेशली पढ़ने और पढ़ाने में ही। तो इस कारण से भी कई बार जो है वीडियोस डिले वगैरह हो गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो फाउंडेशन क्लासेस है वो रेगुलर में चलती रहेगी और अच्छे से चलेगी। रेगुलर मेंस के लिए भी मैं जल्दी क्लास लेकर के आऊँगा। अब उसमें जो है, जो लोग कॉपी चेक करने वाले थे वो पहले ही अग्रिम धन की डिमांड कर रहे हैं, तो वो सब मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम हमेशा फ्री रहे, सबके लिए अवेलेबल रहे। मिथिला एकेडमी का जो ऑनलाइन कंटेंट है वो सबसे बेस्ट कंटेंट लेके आए और सबके लिए हमेशा फ्री रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। तो चलिए, हम लोग उसके लिए फिर से बात करेंगे और आराम से सब लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।